पहले हम सिर्फ अपने लिए ही रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते थे एनपीएस में इन्वेस्ट करके, लेकिन अब हम अपने बच्चों के लिए भी एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनके रिटायरमेंट के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नई स्कीम के बारे में, एनपीएस वात्सल्य स्कीम। ये स्कीम क्या है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपको क्या क्या बेनिफिट है, प्लस इसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो क्या क्या आपको डिसएडवांटेज। मैं पूरा का पूरा अनबियास्ड रिव्यू दूंगी आपको कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज वेयर हाउस। एनपीएस वात्सल्य स्कीम, ये जो सेविंग कम पेंशन स्कीम है, ये रेगुलेटेड और एडमिनिस्ट्रेट करता है पीएफआरडीए, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये कौन कौन जो पर्सन है इसमें स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है? न्यूबॉर्न टू 18 ईयर, मतलब अगर आपके जो चाइल्ड है वो माइनर है तो उस केस में जो है आप इजिली जो है स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उनके लिए, उनके रिटायरमेंट के लिए। देन ऑपरेशंस अकाउंट ओपन होगा नेम ऑफ माइनर, और जो ऑपरेट और क्रिएटेड होगा गार्जियन, मतलब गार्जियन उसको क्रिएट करेंगे और ओपन माइनर के नाम से अकाउंट ओपन होगा, और जो माइनर है वो ही सोल बेनिफिशियरी होंगे। और एक यूनिक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इश्यू होगा माइनर के नाम पे। तो जो अकाउंट है वो ऑपरेट होगा गार्जियन के द्वारा माइनर के बेनिफिट के लिए, जब तक कि वो 18 ईयर तक नहीं हो जाता। देन आप कैसे अकाउंट को ओपन कर सकते हैं? दोनों ही मोड हमारे पास अवेलेबल है, फिजिकली भी और ऑनलाइन भी। तो एनपीएस वात्सल्य अकाउंट कैन बी ओपन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, दैट इज पीओपी, व्हिच इंक्लूड मेजर बैंक्स। आप किसी बैंक में जाके भी खुलवा सकते हो, इंडियन पोस्ट में भी जाके खुलवा सकते हो, पेंशन फंड से भी खुलवा सकते हो, और ऑनलाइन मोड के थ्रू भी आप इजिली जो अकाउंट ओपन करा सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो है आप अपना जो है ऑनलाइन अकाउंट ओपन करा सकते हैं एनपीएस वात्सल्य स्कीम में। देन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? केवाईसी ऑफ गार्जियन बाय सबमिटिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, जैसे आधार हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, एनआरई, जीए, जॉब कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। सेकेंड इज डेट ऑफ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ माइनर, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, पेन या फिर पासपोर्ट। देन परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए गार्जियन का, और या फिर अगर परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 के डिक्लेरेशन। अब एनआरई या फिर एनओरो बैंक अकाउंट, या फिर सोलो और ज्वाइंट ऑफ द माइनर इफ गार्जियन इज एनआरआई, अगर एनआरआई है तो एनआरई या फिर एनआरओ बैंक अकाउंट चाहिए। अब क्या है, आप स्कीम में कितनी इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा डाले, कितना कोई मिनिमम या फिर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है? तो अगर आप जब ओपनिंग जब भी अकाउंट को खुलवाते हैं, स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको जो मिनिमम है वो 1000 रुपए डालने पड़ेंगे, और कोई अपर लिमिट नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा कितने भी डाल सकते हो, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट आपकी 1000 की है। और आपको हर साल जो है सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन क्या है, आपको हर साल जो 1000 रुपए डालने ही पड़ेंगे, और कोई अपर लिमिट नहीं है, आप ज्यादा डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 1000 रुपए तो डालने ही पड़ेंगे। देन अगर आपने कोई मिनिमम कंट्रीब्यूशन नहीं की इस अकाउंट में तो क्या होगा? तो अगर मिनिमम कंट्रीब्यूशन नहीं हुई तो अकाउंट जो है वो फ्रोजन कर दिया जाएगा, और एक्टिवेट होगा अगर जब आप जो है कंट्रीब्यूट करोगे इस अकाउंट में। और एनपीएस अकाउंट क्लोज्ड हो जाएगा ओनली व्हेन द सब्सक्राइबर सबमिट अ रिक्वेस्ट फिजिकली और ऑनलाइन फॉर एग्जिट फ्रॉम एनपीएस टू अ सर्विस प्रोवाइडर। तो जो एनपीएस अकाउंट तभी क्लोज होगा जब सब्सक्राइबर जो है वो रिक्वेस्ट डालेगा, मतलब आप लोग जब रिक्वेस्ट डालेंगे फिजिकली या फिर ऑनलाइन कि मुझे एग्जिट करना है इस एनपीएस से। देन जो गार्जियन है वो चूज कर सकता है कोई भी पेंशन फंड रजिस्टर्ड विद पीएफआरडीए। अब देखो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट चॉइसेस भी दी जाती है कि आप कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप डिफॉल्ट चॉइस लेना चाहते हो तो आपका मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड में 50% इक्विटी हो जाएगी। ऑटो चॉइस का ऑप्शन भी है, तो यहाँ पर जो गार्जियन है वो चूज करेगा लाइफ साइकिल फंड को, कि अगर एग्रेसिव उसको लेना है, मतलब उसको हाई रिस्क लेना है, तो वो 75% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर मॉडरेट लेना है उसको तो 50% इक्विटी वाला इन्वेस्टमेंट करेगा वो, और कंजर्वेटिव लेना है जिसमें बहुत कम लो रिस्क हो तो दैट मीन्स 25% इक्विटी वाला लेगा वो, एलसी 25। तो यहाँ पर आपके पास चॉइसेस है कि आप कहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। यहाँ पर एक्टिव चॉइस की भी ऑप्शन है, गार्जियन एक्टिवली डिसाइड करेगा एलोकेशन ऑफ फंड अक्रॉस, इक्विटी में करना है, कॉर्पोरेट डेट में करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में करना है, या ऑल्टरनेटिव एसेट में अगर वो है।
तो यहाँ पर जो स्कीम में हम इन्वेस्टमेंट करें वो बेसिकली अपने चाइल्ड की फ्यूचर के लिए करें, दैट मीन्स अपने चाइल्ड की रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हम रिटायरमेंट पे ही पैसा निकाल सकते हैं, उससे पहले हम पैसा नहीं निकाल सकते? तो ये देखो, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि विड्रॉल, एग्जिट और डेथ के बारे में, कि अगर आप विड्रॉल कर सकते हैं 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर आपका रिटर्न इंक्लूड नहीं है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन की बात की हुई है कि जितना भी आपने कंट्रीब्यूशन किया उसको 25% निकाल सकते हैं आफ्टर आप लॉक इन पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 3 इयर्स के बाद कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 ही केसेस में अलाउड होगा। अगर आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए, या फिर स्पेसिफाइड इलनेस के लिए चाहिए, या फिर डिसेबिलिटी विद मोर देन 75% ऑफ माइनर सब्सक्राइबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एजुकेशन के लिए चाहिए, या फिर उसकी कोई इलनेस हो गई इसके लिए चाहिए, या फिर कोई डिसेबिलिटी हुई है उसको, तभी आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी कितना, सिर्फ 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन, और वो भी 3 साल के बाद। और इसमें एक और कंडीशन है, सिर्फ वो भी आप 3 टाइम ही कर सकते हो विड्रॉल, इससे ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बच्चे की रिटायरमेंट के लिए ही कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक, इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया कि 25% आप कर सकते हो, 3 साल के बाद कर सकते हो, वो भी 3 केसेस में ही कर सकते हो। और अपॉन अटेनमेंट ऑफ एज, अगर बच्चे की जो एज है वो 18 ईयर्स की होगी, तो ये जो है ये एनपीएस टायर 1 में सीमलेस शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देन है एग्जिट अलाउड ऑन अटेनमेंट ऑफ 18 ईयर्स और मोर। एग्जिट कब अलाउड है, तो कॉर्पस इक्वल टू और मोर देन 2.5 लाख, अगर आपका जो पैसा है वो 2 लाख, 2.5 लाख या फिर 2.5 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में जो है 80% ऑफ कॉर्पस जो है वो यूटिलाइज होगा फॉर परचेज ऑफ एन्युटी के लिए, और 20% को जो है आप विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन अगर कॉर्पस जो है वो 2.5 लाख से कम है, तो आप एंटायर कॉर्पस जो है विड्रॉ कर सकते हो एज अ लंप सम। तो ये कब कर सकते हो आप, जब जो चाइल्ड है वो 18 ईयर्स का हो जाए। अगर डेथ हो गई माइनर चाइल्ड की, तो क्या होगा, तो एंटायर कॉर्पस है वो गार्जियन को मिल जाएगा। और इन केस अगर गार्जियन की ही डेथ हो गई, तो अनदर गार्जियन को रजिस्टर्ड करा जाएगा थ्रू फ्रेश केवाईसी के थ्रू। और इन केस ऑफ डेथ ऑफ बोथ द पेरेंट्स, अगर दोनों ही पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो लीगली अपॉइंटेड गार्जियन कंटिन्यू करेगा अकाउंट विद और विदाउट मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन, मतलब वो कंट्रीब्यूशन कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता टू द अकाउंट। एंड अपॉन अटेनमेंट ऑफ 18 ईयर ऑफ एज, जो सब्सक्राइबर है उसके पास ऑप्शन होगा कि वो कंटिन्यू करे या फिर एग्जिट करे स्कीम से। मतलब वो जो चाइल्ड जब 18 इयर्स का हो जाएगा, तो उसके पास ऑप्शन होगा कि आपकी मर्जी है कि आप इस अकाउंट को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर एग्जिट करना चाहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर सारे केसेस बता दिए कि कैसे आप विड्रॉल कर सकते हो, किन किन केसेस में कर सकते हो, और 18 ईयर की मेच्योरिटी के बाद क्या क्या चीजें होती है। देन क्या इससे हमें कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे अगर हम सुकन्या समृद्धि में करते हैं या फिर हम पीपीएफ में करते हैं, तो हमें डिडक्शन एटीसी की भी मिलती है। ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में कोई नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर अगर आप एनपीएस वत्सल्य स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस केस में जो है आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है। जबकि आप अगर नॉर्मल एनपीएस में भी करते हो ना, तो भी आपको टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं यहाँ पर। लेकिन एनपीएस वत्सल्य स्कीम में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिए हुए। अब देखो, ये हम अपने बच्चे की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी रिटायरमेंट के लिए, तो आपको क्या लगता है जब वो बच्चा बॉर्न हुआ है तभी से हम उसकी रिटायरमेंट के लिए सोचने लग जाए कि हम उसकी एजुकेशन के लिए ना सोचे, शादी के लिए ना सोचे, या फिर उसके अपब्रिंगिंग के लिए ना सोचे, हम क्या इतनी दूर का सोचने लग जाए कि रिटायरमेंट के लिए उसके पैसे जोड़े हम? तो अगर हम, तो ये क्या, इसकी एक डिसएडवांटेज जो हम समझते हैं कि ये सिर्फ रिटायरमेंट के लिए है, ये हम ना ही उसकी मैरिज के लिए, ना ही उसकी हायर एजुकेशन के लिए है। तो रिटायरमेंट के लिए मतलब रिटायरमेंट में ही उसको, यहाँ पर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका जो पैसा बच्चे को मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम। तो अगर हम बच्चे में अभी से ही हैबिट डालने लग जाए, उनको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताने लग जाए, कि उनके जो सिलेबस का ही पार्ट हो जाए कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, तो हमें इतनी दूर की सोचनी नहीं पड़ेगी। हम, हमारा जो मेन पर्पस होता है अपने चिल्ड्रन के लिए, वो उनकी मैरिज और एजुकेशन के लिए होता है कि हम उनको ये काबिल बना दें कि आगे फ्यूचर उनका बहुत अच्छे से फ्यूचर में सर्वाइवल कर ले। तो यहाँ पर हम एक डिस्कशन और कर लेते हैं। ये जो एनपीएस वत्सल्य स्कीम है ना, ये बेबी बॉय के लिए भी है, बेबी गर्ल के लिए भी है। तो आपका चाइल्ड अगर बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है, आप दोनों के लिए इस एनपीएस वत्सल्य स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली
मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे, अच्छी अपब्रिंगिंग दे, तो फ्यूचर के लिए तो वो अपने आप ही सेव कर लेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम इतना दूर की सोच रहे हैं कि बच्चों की रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं। हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए अपने बच्चों के लिए वो होना चाहिए कि उनकी एजुकेशन अच्छे से हो जाए, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे से हो जाए, इनके उनकी मैरिज अच्छे से हो जाए। हमें रिटायरमेंट की तो उनकी खुद की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिटायरमेंट के लिए अपना सेव करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर जो एनपीएस वत्सल्य इन्वेस्टमेंट करने में आपका जो पैसा है वो काफी लंबे टाइम तक ब्लॉक हो जाएगा। इससे अच्छा आप कहीं और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, जिसमें आप पैसा जो है विड्रॉल कर ले जब उनको नीड हो, जब हायर एजुकेशन के लिए उनको नीड हो, तब वो पैसा जो इजिली है जो विड्रॉल हो पाए। यहाँ पर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, डालते हो, डिपॉजिट करते हो, तो आपका लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक हो जाएगा और बच्चे के भी आगे रिटायरमेंट के टाइम काम आएगा। जब उसको नीड होगी तब वो काम नहीं आएगा। तो फुली आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि आपके लिए जो एनपीएस वात्सल्य स्कीम है वो मौका है या फिर धोखा है। तो इट्स अप टू यू कि आप अपने बच्चे के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस टॉपिक पे कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस। थैंक यू।